गुड मॉर्निंग। आज हम अगले टॉपिक की बात करते हैं साझेदारी में। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने चार बातें पढ़ी थी। साझेदारी का परिचय, आवश्यकता, साझेदारी सल्लेख और साझेदारी की विशेषता। अगला थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यह टॉपिक थ्योरी की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इसका रोल प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में भी रहता है। अब हमें यह सीखना है कि जब कोई पार्टनर सल्लेख बनाता ही नहीं है, मान लीजिए ए, बी और सी तीन साझेदार है जो एक साझेदारी व्यापार को शुरू करने का निर्णय लेते हैं। इन्होंने आपस में कोई समझौता नहीं किया है, न तो इनके बीच में लिखित समझौता है और न ही इनके बीच में कोई मौखिक समझौता है। ऐसी स्थिति में जब फर्म के प्रॉफिट या लॉस को बांटने से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है तो साझेदार क्या करें, उसकी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। वैसे समझौते दो प्रकार से कर सकते हैं, चाहे मौखिक करो चाहे लिखित करो, दोनों को वैल्यू उतनी है। लेकिन फिलहाल तो हम ये स्थिति पढ़ रहे हैं कि ए, बी, सी तीन पार्टनर है, तीनों ने कोई समझौता नहीं किया और वर्ष के अंत में जब लाभ या हानि उत्पन्न होती है तो तीनों के बीच में जब मतभेद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पार्टनर क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये नियम काम आता है, साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ऐसी स्थिति में हमारा साझेदारी अधिनियम बोलता है कि जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान स्वतः लागू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान स्वतः ही लागू हो जाते हैं। तो चर्चा करते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के इस संबंध में प्रावधान क्या है। यदि हमारे साझेदारों ने कोई समझौता नहीं कर रखा है तो क्या क्या बातें तय होती है, चर्चा करते हैं। पहली बात, किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन कुछ नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को वेतन, बोनस, कमीशन प्रदान नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी पार्टनर वेतन, बोनस, कमीशन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि उनके मध्य कोई समझौता नहीं है। तो ऐसा भारतीय साझेदारी अधिनियम बोलता है। ओके। दूसरी बात, किसी भी पार्टनर को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और न ही आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा, न ही आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा। तो दूसरा नियम मुख्य रूप से यह था कि कोई भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और न ही आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा यदि हमारे साझेदारों के मध्य कोई समझौता न हो। तीसरा प्रमुख नियम है, सभी साझेदारों में लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा।
ओके। तीसरा मुख्य नियम था कि सभी साझेदार यदि उन्होंने आपस में शुरू से कुछ तय नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पार्टनर लाभ हानि को बराबर बराबर बांटेंगे। चौथा मुख्य नियम, यदि संलेख नहीं बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पार्टनर फर्म को यदि कोई पार्टनर फर्म को पूंजी के अलावा ऋण उपलब्ध करवाता है तो उसे ऋण की राशि पर 6% ब्याज ऋण की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ओके, एक बार वापस डिटेल में चर्चा करते हैं कि जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान स्वतः लागू हो जाएंगे। कोई भी पार्टनर वेतन, बोनस, कमीशन की मांग नहीं करेगा। अगर मांग करता भी है तो उसे वेतन, बोनस, कमीशन कुछ भी प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को न तो पूंजी पर ब्याज मिलेगा और न ही उसे आहरण पर ब्याज उससे वसूल किया जाएगा। तीसरा नियम, सभी साझेदारों में लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। और चौथा नियम, यदि कोई पार्टनर फर्म को पूंजी के अलावा ऋण उपलब्ध करवाता है तो ऐसी स्थिति में उसे उस ऋण की राशि पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा स्टडी का। आगे के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर को कुल प्रैक्टिकल दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। कुल मिलाकर इस चैप्टर को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। तो हम एक एक की बारीकी से स्टडी करते हैं कि वो 5 भाग मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। पहला पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट प्रैक्टिकल दृष्टि से, प्रैक्टिकल पार्ट फर्स्ट, इसमें हम सीखेंगे आहरण एवं पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे होती है। आहरण एवं पूंजी पर ब्याज की गणना। ब्याज की गणना चाहे आहरण पर करें चाहे पूंजी पर करें, तरीका एक ही है। इसको भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। पहला भाग अगर देखें तो इसके लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि जिसे अंग्रेजी में हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। यह हमारी पहली विधि है। दूसरी विधि है औसत विधि, जिसे हम एवरेज मेथड बोलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना अत्यंत जरूरी है कि कब गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाए और कब औसत विधि का प्रयोग किया जाए। बुक वाला इस संबंध में यदि कोई स्पष्ट निर्देश न दे तो हमें स्वयं को यह पहचानना होगा कि गुणनफल विधि का प्रयोग कैसे होगा और औसत विधि का प्रयोग कैसे होगा। तो एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा आपके कि गुणनफल विधि का प्रयोग उस समय होता है जब आहरण की तिथियां और राशि दोनों भिन्न भिन्न हो, समय अंतराल भिन्न भिन्न हो और राशि भी भिन्न भिन्न हो। वापस समझते हैं गुणनफल विधि का प्रयोग कब होता है। जब
आहरण की जब आहरण की तिथि एवं राशि दोनों भिन्न भिन्न हो, दोनों भिन्न भिन्न हो, तब गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यापारी ने 1 अप्रैल को फर्म से 20,000 रुपए का आहरण किया, फिर उसके बाद उसने 30 मई को 25,000 रुपए का आहरण किया, उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को 8,000 का आहरण किया और उसके बाद उसने 30 दिसंबर को 15,000 का आहरण किया। तो अभी ये आंकड़े देखने पर हमें समझ में आ रहा है कि न तो इनकी तिथियों के बीच का गैप समान है, ये गैप भी समान नहीं है, ये भी समान नहीं है, कहीं पर 2 महीने, कहीं पर 1 महीना है, और न ही ये राशियां समान है। तो ऐसी स्थिति में हम गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे जब आहरण की तिथि, ये देखो तिथि, और राशि ये दोनों आपस में भिन्न भिन्न हो, तो चाहे बुक से निर्देश मिले या न मिले, ऐसी स्थिति में हमें गुणनफल विधि का प्रयोग करना होता है। गुणनफल विधि का फॉर्मूला होता है गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बट्टा 100 इंटू 12, ये गुणनफल विधि से ब्याज की गणना का सूत्र है। अब हम चर्चा करते हैं औसत विधि का प्रयोग कब करते हैं। जब आहरण की तिथि, जब आहरण की तिथि एवं राशि दोनों समान हो, जब आहरण की तिथि एवं राशि दोनों समान हो, तब ऐसी स्थिति में औसत विधि का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं हम, जैसे ए हमारे व्यापार का ही एक पार्टनर ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के प्रारंभ में 5,000 रुपए निकालता है। या बी प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह के अंत में 6,000 रुपए आहरण करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें समझ आता है कि आहरण की तिथियों के बीच का गैप और राशि दोनों समान है। ए प्रत्येक माह के प्रारंभ में 5-5 हजार रुपए निकालता है, तो प्रत्येक माह जैसे इसने जनवरी में निकाले, फिर फरवरी में निकाले, मार्च में निकाले, अप्रैल में निकाले, तो इनके बीच का गैप एक समान है, 1 मंथ, 1 मंथ और 1 मंथ। तो ये आहरण की तिथियां भिन्न भिन्न नहीं है, एक समान है, और फिर प्रत्येक माह में वो 5-5 हजार रुपए ही निकालता है। यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5। तो ऐसी विधि में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि औसत विधि का प्रयोग किया जाएगा। एक बार वापस चर्चा में लेते हैं कि जब पुस्तक में स्पष्ट निर्देश न हो तो आहरण एवं पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए। 2 विधियां हमारे क्रम में प्रचलित है, एक गुणनफल विधि और एक औसत विधि। वैसे विद्यार्थियों, ब्याज की गणना चाहे कैसे ही करें, इन दोनों विधियों को नहीं भी अपनाएं तो भी ब्याज की राशि वही आनी है। लेकिन कार्य को सरल और आसानी से बनाने के लिए हमारे इस चैप्टर में 2 विधियों को समझाया गया है। पहली विधि है गुणनफल विधि। ये तब प्रयोग में आती है जब आहरण की तिथि एवं राशि दोनों भिन्न भिन्न हो। जैसे 1 अप्रैल को 20 निकाले, 30 मई को 25,000 निकाले, 1 अक्टूबर को 8,000 निकाले और 30 दिसंबर को 15,000 निकाले, तो न तो ये राशियां समान है,
न इनके बीच का गैप समान है, तो ऐसी स्थिति में गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाएगा। और औसत विधि की वापस चर्चा करते हैं। तो जब आहरण की तिथियां और राशियां दोनों समान हो, इनके बीच का गैप भी समान हो, तो ऐसी विधि में बच्चों हम औसत विधि का प्रयोग करेंगे। हमने इसे एग्जाम्पल में भी समझा था कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में 5,000 निकालता है, तो प्रत्येक माह इनके बीच का गैप आपस में समान है और राशि भी 5-5 हजार रुपए समान है। बी प्रत्येक माह के अंत में 6-6 हजार निकालता है, तो प्रत्येक माह बीच का गैप समान है और अमाउंट भी 6,000 समान है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, अच्छे से। ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट का पहला टॉपिक था, आहरण एवं पूंजी पर ब्याज की गणना। अगले लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे।